हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। ये वीडियो आपके इंग्लिश के शिफ्ट में आपका जो शिफ्ट के अंदर इंग्लिश के सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड रहेगी। और चलिए फिर 11 सितंबर शिफ्ट नंबर 3 के अंदर पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। एक एक करके सारे सवालों को हम पिक करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी नया विद्यार्थी जुड़ा है तो आप मेरे इस एप्लीकेशन ADU24 को डाउनलोड करके जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपके लिए मैंने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करी हुई हैं। आपकी जो अपकमिंग एग्जाम की तैयारी है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आप लोग इस ऐप पर जाकर पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए जितने भी जीके एस जीएस जैसे सवाल हैं उसका आपको कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को आगे आने वाले समय में मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स नजर आएंगे। ये मेरे 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं इस ऐप पर, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस जैसी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। हर एग्जाम के टेस्ट सीरीज के अलावा और भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए भाई, इस 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए पहले इंग्लिश के सवाल को हम डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रिलेटेड आपको पता है कि आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है? फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। यानी कि अगर किसी को मैं ये कह रहा हूं कि ये व्यक्ति प्रॉपर केयर और अटेंशन देने में फेल हो गया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि वो कौन है? लापरवाह है, वो बहुत ज्यादा ढीला व्यक्ति है। तो यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है, वो है लैक्स। हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, लेकिन इस लैक शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी पर्सनैलिटी जो कि जितना आप लोगों को स्ट्रिक्ट होना चाहिए उतना नहीं है, जितना आप लोगों को केयरफुल होना चाहिए उतना नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रॉपर केयर और अटेंशन देने में फेल रहा हो उसको हम कहेंगे लैक्स। समझ गए? तो इस लैक्स शब्द को हम ज्यादातर अपने जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं? लैक्स कह देते हैं अपने स्टेटमेंट्स के अंदर कि ही इज वेरी लैक्स। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा आपको बाकी के वर्ड दिए गए हैं। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब क्या हो जाता है भाई? जंगली। अब ये तो इसका करेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके अलावा कॉशियस कौन होता है? कॉशियस होते हैं जो लोग सावधान रहते हैं, जो लोग क्या रहते हैं? केयरफुल होते हैं। तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद एक वर्ड दिया है इन्होंने, प्रोविडेंट। प्रोविडेंट का मतलब होता है दूरदर्शी। कैसे? इसका मतलब होता है यानी कि अगर आप अपना भविष्य देखकर, अपना फ्यूचर देखकर पहले से क्या करें? अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? प्रोविडेंट है। तो यहां पर जो करेक्ट वर्ड रहेगा भाई वो रहेगा लैक्स। चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल, इन्होंने आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है और इनके सही अरेंजमेंट में इनको लगाना है। चारों स्टेटमेंट को एक बार देखना होगा। अ बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर होमकमिंग। इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल। दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। Just as the guests were starting to arrive, Charlie locked himself into his bedroom and shot himself. सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ के हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमें एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, एक ऐसी चीज के बारे में बता रहा है जो कि स्टार्टिंग आपका करे इन चारों के चारों स्टेटमेंट में। आप इसमें जरा देखिए, ये जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, यानी कि सेकंड वाला जो आपका स्टेटमेंट है, इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल। ये आपको एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा है जहां पर आपके इस लड़की के साथ कुछ शॉकिंग हुआ हो, कुछ शॉकिंग हुआ हो, उस तरीके की बात को दर्शा रहा है। फिर सी वाले स्टेटमेंट पर आइए। दे हैड बीन मैरिड अ मंथ। ये क्या कर रहा है? ये किसी कपल के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बता रहा है, उनके हनीमून को लेकर। ठीक है जी। तो इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल। दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। ये दो दो स्टेटमेंट है।
फिर उसके बाद जरा आप इस ए स्टेटमेंट पर आइए। बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। हनीमून के बाद यानी कि हनीमून पर कोई गया हुआ है, तो इस वाले स्टेटमेंट में आपको ये मेंशन नहीं नजर आ रहा है कि एक सेलिब्रेशन को अरेंज करा गया है कि वो जब घर आएंगे उनके लिए एक हैप्पी ओकेजन होगा। और जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग टू अराइव, जो चार्ली था उसने अपने आप को लॉक किया, उसने आपको गोली मार ली। तो यहाँ पर बी सी ए डी ये वाला सही स्टेटमेंट बैठ रहा है। ये जो सी ऑप्शन है ना भाई, ये ठीक बैठ रहा है इसमें, जो कि इसके एक सही सीक्वेंस को बना रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची आपको बताना है। और यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो है एक्सपर्टाइज। आप लोगों ने मीम्स में और अलग अलग वीडियोस में सुना होगा कि मेरी इसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, सो आई एम आउट। इस एक्सपर्टाइज का मतलब होता है किसी की किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होना, स्किल होना। तो एक्सपर्टाइज को मैं बोल सकता हूं कि आपकी हाई लेवल ऑफ नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब आप उसके क्या है, विशेषज्ञ हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं विशेषज्ञता, इसको हम कहते हैं एक्सपर्टाइज। अब इसमें मुझे क्या ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है। तो आप बताइए कि भाई ये जो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने प्रोफिशिएंसी आपको दिया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी ये होता है ना कि आपकी किसी पर्टिकुलर एरिया में एक काफी अच्छी कॉम्पिटेंस होना, हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होना। तो ये आपका ऑप्शन इसका क्या बन जाता, सिनोनिम बन जाता। अब यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि क्लमसीनेस। क्लमसीनेस का मतलब होता है किसी का अनाड़ीपन। कैसे? मतलब किसी के अंदर कोऑर्डिनेट करने की वो ही ना हो, स्किल ही ना हो, उसको उसको ना मतलब पता ही ना हो कि उसको क्या करना है, उसको कौन सी मूवमेंट करनी है। तो उसको मैं क्या कह दूंगा, बहुत ही ज्यादा क्लमसी, उसका अनाड़ीपन होना, उसको पता ही नहीं है क्या इधर उधर घूमा फिर रहा है। लैक का मतलब भाई सबको पता है, किसी के अंदर किसी चीज का अगर अभाव होता है, कमी होती है, तो उसको मैं लैक कह देता हूं। यानी कि आपके पास किसी चीज को पर्याप्त करने के लिए कुछ चीज की कमी है, मतलब आप लैक कर रहे हैं। इग्नोरेंस का मतलब आप सबको पता है, किसी की ये अज्ञानता है ना, कि किसी के अंदर लैक ऑफ नॉलेज होना, ये हम इसमें बोल सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज इज इग्नोरेंस। किसी को अंडरस्टैंडिंग मतलब नहीं है तो क्या है, इग्नोरेंट है। ठीक है भाई, चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है कि इन दी फॉलोइंग सेंटेंस फोर वर्ड आर अंडरलाइंड। अंडरलाइंड इन्होंने मतलब ये ए बी सी डी ऐसे करके है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऐसा एबीसीडी में से आपका स्टेटमेंट है जिसमें आपको कोई चीज इनकरेक्टली स्पेल्ड नजर आ रही है। आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन सो आई कुडंट क्वेंच। आप लोग मुझे बताइए, ये जो क्वेंच वर्ड यहाँ पर दिया गया है, ये करेक्ट स्पेलिंग है? क्वेंच होता है या फिर क्वेंच होता है? CQUENCH। तो ये जो सी वाला स्टेटमेंट था ना भाई, इसमें गलत स्पेलिंग दी गई थी और यही लोगों ने आप लोगों से पूछा था। ठीक है, वो बाकी के इन्होंने जो दिए वो करेक्ट है। आगे बढ़ता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वाला स्टेटमेंट आपको पता है, ही मस्ट डिलीवर पिज्जा। स्टेटमेंट आप लोगों को पता चल गया। तो देखो पैसिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है आपके सेंटेंस का, वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां से इस पिज्जा को क्या लेकर जाऊंगा, मैं आगे लेकर जाऊंगा। और ये जो मस्ट इन्होंने यहाँ पर दिया है, ये सेम रहेगा पैसिव वॉइस के अंदर। उसके बाद ये जो डिलीवर वाला इन्होंने मेन वर्ब दिया है, ये किस में हो जाएगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ही जो है, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बाई हिम में। तो करेक्ट क्या बनेगा, पिज्जा मस्ट बी डिलीवर्ड बाई हिम, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। आसान होता है ये तो। फिर सही है आपका स्टेटमेंट फॉर्मेशन वाला एक सवाल आ गया है। एन ओपन माइंड सीक इट विद फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल। सभी को पता है कि भाई आप यहाँ पर अपना ये जो आर वाला स्टेटमेंट है, इससे
शुरू करने वाले हैं कि भाई नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विद एन ओपन माइंड। यानी कि जो नॉलेज है भैया वो काफी पावरफुल टूल है आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, आप इसको प्राप्त करें एक ओपन माइंड से। तो ये आर ओ क्यू पी यानी कि ये जो आपका डी वाला ऑप्शन था ना भाई, ये करेक्ट हो जाता आपका। ठीक है। एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है जिसे आप इस ब्लैंक के अंदर फिल कर पाएंगे। क्रक्स इन्होंने आप लोगों को वर्ड दिया है। क्रक्स का मतलब क्या होता है? क्रक्स बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इस चीज का क्रक्स ये निकलता है ना? अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट का मैं क्रक्स निकालता हूं, मतलब उस आर्ग्यूमेंट का मैंने क्या निकाला है, एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग निकाला है, यानी कि सबसे ज्यादा जो उससे बात निकलती है उसका एसेंस निकाला है। एसेंस का मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्वालिटी जो कि किसी भी बात से आपकी निकल कर आ रही है। तो एसेंस मतलब किसी भी चीज का एक ऐसा नेचर होना, एक ऐसी क्वालिटी होना जो कि उसके बारे में आपको जानकारी दे रही है। क्रक्स आपका एसेंस बनता। इनका क्रक्स का जो सिनोनिम यहाँ पर सेट बैठेगा वो एसेंस यानी कि विकल्प नंबर 1 ही बैठेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एटिकेट। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। सभी को पता है इसको हम हिंदी में क्या कह देते हैं? शिष्टाचार कहते नहीं है, इसके एटिकेट्स थोड़े से सुधारने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर आप किस तरीके से अपना बिहेव रख रहे हैं, आपका कस्टमरी कोड कैसा है, तो उसको हम कहते हैं एटिकेट। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, ये पूछ ली जाती है। फिर इन्होंने वर्ड दिया है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? आपका एक प्लान ऑफ सजेशन, कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग। कि भाई ये मैं प्रपोजल लेके आया, उस प्रपोजल के अंदर क्या होगा, आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर आपने सजेशन दिया होगा। ड्राफ्ट मतलब हिंदी में क्या होता है, आपने सुना होगा, इसको मसौदा कह देते हैं, है ना? मतलब एक लिखित कार्य का जो सबसे शुरुआती वाला कार्य होता है, यानी कि एक प्रिली प्रिलिनी परी जो वर्क होता है, लिख देते हैं इसको पूरा, लिख देते हैं प्रिलिमिनरी जो वर्क होता है उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, है ना? कोई भी लिखित कार्य जो आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका इन्होंने क्रक्स का ऐसा वो पूछा था सिनोनिम, वो एसेंस बन जाता। अगला सवाल इन्होंने पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर इन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दिया है। अब इन्होंने पूछा है इस वाले वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। भाई सक्सेस मतलब क्या होती है? सफलता। आपने कोई चीज क्या कर ली हो, अकम्प्लिश कर ली हो, प्राप्त कर ली हो, आपका जो एम था वो आपने प्राप्त कर लिया, जिस भी पर्पज को लेकर आपका एम था, तो मतलब आपने क्या प्राप्त करी? सक्सेस प्राप्त करी। इसका एंटोनिम यानी कि क्या हो जाएगा? असफल। असफल को लेकर यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है फेलियर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने दिया है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब क्या होता है? संवेदना। मतलब एक ऐसी फिजिकल फीलिंग, एक ऐसी फिजिकल फीलिंग जहां पर आप ना कोई चीज होने के बारे में पता लगा रहे हैं, कि आपका जो कांटेक्ट हुआ उससे आपको उस होने वाली चीज के बारे में पता लग गया, तो वो क्या होती है? आपकी सेंसेशन। आप संवेदन फील करते हैं, आपको संवेदना होती है। विक्ट्री का मतलब सभी को पता है, आप अगर विजय प्राप्त करते हैं तो मतलब आपने विक्ट्री प्राप्त करी है। एक ऐसा एक्ट जहां पर आपने एनिमी को क्या कर दिया है? डिफीट कर दिया है, आपने अपने बैटल को जीत लिया है, आपने किसी गेम को, किसी कंपटीशन को जीत लिया है, तो आपको क्या मिल गई है? विक्ट्री मिल गई है। फिर एक वर्ड दिया गया है भाई यहाँ पर अपलुएंस। अपलुएंस का मतलब होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा क्या हो जाए? वेल्थ हो जाए, आप बहुत ज्यादा लग्जीरियस हो जाए, लग्जीरियसनेस आपके पास बहुत ज्यादा हो, तो आपके पास क्या है? ऑप्लुएंस है, प्रचुरता है। ठीक है, आगे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट कौन सा है? अब देखो, शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स फॉर व्हाट हैपेंड। अब इसमें क्या है ना, अंडरलाइंड शब्द इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाए हूं, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे और विकल्प की तरफ देखेंगे तो शी बिलीव्ड, उसने ऐसा माना कि शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स।
शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स। तो आप मुझे बताइए कि किसी और की गलतियों की वजह से अगर आपको ब्लेम करें, तो मतलब आप कहावत कौन सी सुनते हैं, बलि का बकरा बनाया जा रहा है ना आपको। तो ये मेड अ स्केपगोट वाला जो ऑप्शन है वो सही सब्स्टिट्यूट होता ना यहाँ पर। तो अगर किसी की मिस्टेक्स के लिए या फिर किसी की रॉन्ग डूइंग्स के लिए आपको क्या करा जाए, ब्लेम किया जाए, किसी के फॉल्ट्स के लिए आपको ब्लेम किया जाए, तो मतलब आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, यानी कि आपको मेड अ स्केपगोट वाला ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपके वर्ड के अंदर। वो दिया गया है आपका अ, यार अंडरलाइन वर्ड इसमें इन्होंने पता नहीं कौन सा ये करना चाह रहा है, वो मैं मेंशन ही नहीं कर पाया हूँ। अच्छा चलो, हिज eloquent स्पीच ऑलवेज persuades people to work for their betterment। यानी कि जो उसकी eloquent स्पीच होती है वो क्या करती है, दूसरे लोगों को क्या कर लेती है, persuade कर लेती है। अब इन मैं यहाँ पर बोल्ड पता नहीं कौन से वर्ड का पूछ रहा है, एक बार चलो ऑप्शन पहले एक बार देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे थे। एक वर्ड दिया गया है आपको, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, जब आप आपकी जो एबिलिटी होती है, आपकी जो काबिलियत होती है क्या करने की, बोलने की, एक फ्लुएंट तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आप अच्छा आर्टिकुलेट कर रहे हैं। आपने किसी भी बात को बहुत अच्छे से रख लिया, मतलब आपने उस चीज को क्या किया, आर्टिकुलेट बहुत अच्छे से किया। तो मतलब कोई स्पष्ट बोलने वाला, ऐसे बोल सकता हूं, स्पष्ट बोलने वाला, ये आर्टिकुलेट वर्ड आपके यहां पर बनेगा। इस स्टेटमेंट को देखते हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला है, हिज एलोक्वेंट स्पीच शोज परसुएड पीपल, आ गया ना, परसुएड पीपल। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो एलोक्वेंट स्पीच थी, उसने यही तो आपको शो किया है कि उसने अपनी थॉट्स को बहुत ही क्लियरली और इफेक्टिवली क्या किया है, शो किया है। तो एलोक्वेंट स्पीच का मतलब आपने निकाल लिया। अगर वेग शब्द को मैं यहां से लेकर आऊंगा तो ये क्या बोल रहा है, अस्पष्ट बात, है ना, ये अस्पष्ट शब्द होता है। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई चीज जो असंगत होती है, इधर उधर की बात वाली जो होती है। मतलब वो अपनी थॉट को अगर आप अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो क्या है, इनआर्टिकुलेट है। शॉर्ट मतलब कोई चीज छोटी होती है। अब इन्होंने कौन से वर्ड को सिनोनिम बोला था, तो ये जो परसुएड है ना, ये मेरे को लग रहा है परसुएड वाला ऑप्शन है ये, यहाँ पर पूछना चाह रहे होंगे, जिसमें आर्टिकुलेट वाला जो ऑप्शन है वो सिनोनिम के रूप में सटीक बैठ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्या दिया है, आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज द वन हु अपोजेस अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। समझ गए होगे भाई, रोहन भाई साहब के बारे में इन्होंने ये कहा है कि रोहन वो व्यक्ति हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हर किसी को अपोज करते हैं। कोई मतलब नहीं है कि वो उसको क्या बता रहे हैं, लेकिन ये रोहन भाई साहब उसको हमेशा अपोज करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है ना भाई। और इन चार में से आपको एक ऑप्शन दिया गया है, एंटेगनिस्ट, जिसका मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति को रेफर करना जो कि एक्टिवली क्या करता है, दूसरों को अपोज करता है, क्या करता है, दूसरे लोगों के प्रति हॉस्टाइल रहता है, कि जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो यहाँ पर आपका एंटेगनिस्ट वाला जो वर्ड है वो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाता। अब यहाँ पर और भी वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि एनाटोमिस्ट, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है। एनाटोमिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति क्या करता है, एनाटॉमी को स्टडी करता है। एनाटॉमी क्या होती है ना, ये शरीर रचना, कि शरीर की जो रचना है उसकी विज्ञान होती है एनाटॉमी। तो जो व्यक्ति स्टडी करता है एनाटॉमी को, उसको हम एनाटॉमिस्ट कह देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है कोई जो लीडिंग कैरेक्टर है, कोई मुख्य जो पात्र है किसी ड्रामा के अंदर, किसी मूवी के अंदर, उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है आपको, एगनिस्ट। एगनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि कॉन्टेस्ट कर रहा है, जो व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मतलब लड़ाइयां वगैरह कर रहा है, जो व्यक्ति
स्ट्रगल कर रहा है, उसको हम एगोनिस्ट कह देते हैं। मतलब उसमें एंगेज्ड हो, उसमें लिप्त हो, वो एगोनिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एंटागनिस्ट वाला जो वर्ड है, वो आपका करेक्ट बनेगा भाई। एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर वर्ड रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इज, ब्लैंक में आपको इन चार में से भरना है। ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। किस प्रकार की स्किल्स होती हैं भाई? अगर आपको पता है कि आपकी स्किल को लेकर कौन सा वर्ड आप बोलेंगे, तो यहाँ पर ना एक वर्ड दिया गया है। वो वर्ड का मतलब होता है जब आप किचन के अंदर या कुकिंग के अंदर अपनी प्रैक्टिस के अंदर ना बहुत ज्यादा अच्छे हो, आप ना, आपकी कला बहुत अच्छी हो कुकिंग वगैरह के अंदर, तो ये वर्ड दिया गया है आपको कुलिनरी। ये वर्ड आपका यहाँ पर सही बैठेगा। तो ये कुलिनरी जो शब्द है ना, ये एक एडजेक्टिव है जो कि किचन के अंदर कुकिंग में आपकी जो पाक कला है उससे संबंधित है। ठीक है, इसके अगर मैं इसका पर्यायवाची अगर आप लोगों से बोलूं तो आप बोलोगे गैस्ट्रोनॉमिक। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूं, गैस्ट्रोनॉमिक। बहुत ज्यादा जिसको खाने के अंदर अपना कला दिखाना है, मतलब कोई चीज जो कि कुकिंग रिलेटेड हो, तो वो होता है भाई कुलिनरी। तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। आपको बताना है कि किसके अंदर एरर है। सॉल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। यानी कि कंट्री के इंटीरियर प्रॉब्लम्स के जो हल है वो अभी भी काफी दूर है। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर किसके अंदर इनकरेक्ट है, मतलब कौन सी चीज आपकी गलत है। ये जो इन्होंने यहाँ पर दिया है इंटीरियर प्रॉब्लम्स, इंटीरियर प्रॉब्लम्स होगा या फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स होगा? भाई इंटरनल जो वर्ड होता है वो किसको रेफर करता है, किसी भी कंट्री के विद इन क्या चल रहा है ना। और जो ये इंटीरियर शब्द है, ये क्या रेफर करता है, ये रेफर करता है किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर क्या चीज हो रही है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के इंटीरियर में क्या क्या लगा हुआ है, ये उसको रेफर करती है, उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को बताती है। तो इंटरनल आएगा ना कि इंटीरियर। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका भाग था इसमें गलती थी। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। आपको एंटोनिम बताना है ब्रिटल का। तो ब्रिटल शब्द का मतलब सबको पता है, कोई चीज जो कि भंगुर हो, यानी कि कोई चीज जो कि टूटने वाली हो, उसको मैं ब्रिटल कह देता हूं। किसी चीज को अगर आप इजीली ब्रोकन होता हुआ देखे, जो आराम से शैटर हो जाए, उसको आप ब्रिटल कहेंगे। अब मुझे इसका एंटोनिम ढूंढना है, तो कोई ऐसी चीज जो कि टूटे ना, जो कि लचीली सी हो। तो यहां पर एक वर्ड दिया गया है आपको, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज जो कि लचीली हो, मतलब वो रिकवर कर ले क्विकली। रिकवर कर ले और अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वापस चली जाए। ठीक है, ऐसे ही यहां पर एक वर्ड दिया गया है आपको, क्रंची। क्रंची मतलब आपने कुरकुरा तो खाया होगा, तो कुरकुरा आपका क्रंची हो जाता है। मतलब जब आप उसको बाइट करते हैं तो वहां से आपको एक नॉइस आती है, एक शार्प नॉइस आती है। या फिर मैं इसको अगर क्रश करता हूं, इसको क्रश्ड भी बोल सकता हूं। डेलिकेट शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह देते हैं भी नाजुक। बहुत ही डेलिकेट है ये। कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा क्या है, फ्रेजाइल है, आसानी से वो टूट जाती है, वो आसानी से डैमेज हो जाती है, उसको मैं डेलिकेट कहूंगा, बहुत नाजुक है। अलूफ एक अच्छा वर्ड है जिसका यूजेज आप ज्यादातर देखते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि क्या रहता है, अलग अलग रहता है, उसको आप अलूफ कहते हैं। मतलब वो क्या है, वो फ्रेंडली नहीं है। इसको आप नॉट फ्रेंडली बोल देंगे, या फिर इसको आप डिस्टेंट बोल देंगे कि अलग थलग रहता है, ये ज्यादा किसी के साथ ना बातचीत नहीं करता है। अगला है भी, द लेटर वॉज बींग टाइप बाई द सेक्रेटरी व्हेन द फोन रैंग। इसको आपको एक्टिव वॉइस के अंदर भरना है। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, आपका सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस के अंदर, वो परफॉर्म करता है एक्शन को, जो कि वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया गया होता है।
तो यहाँ पर ये जो द सेक्रेटरी वाले भाई साहब है, वो आपके क्या है, वो सब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहे हैं, वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। वर्क क्या हो रहा है, टाइपिंग। तो यहाँ पर जब आप इसको अरेंज करेंगे तो द सेक्रेटरी वॉज बीइंग टाइप हो गया था, तो टाइपिंग हो जाएगा। द सेक्रेटरी वॉज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रैंग। इसी वाला ऑप्शन इसमें सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इफ द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई सॉ हिम, आपको इसको करेक्ट करना है। व्हेन आई सॉ हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड। तो आप एक बताओ, आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड, कि भाई मैं उससे कहूंगा कि जो बुक तूने ली थी उसको वापस कर दे। आप ये थोड़ा ना कहोगे जब मैंने उसको देखा था तो मैं इससे कहूंगा। तो ये तो भाई सेंटेंस को आप पता है कि आप देख रहे हो कि ये फ्यूचर टेंस में है। तो यहां पर व्हेन आई सी हिम, यानी कि जब मैं उसको देखूंगा, तो ये ऑप्शन जो आपका ए वाला है वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। आपको यहाँ पर एक ईडियम दिया गया है, नो बडीज फूल। इसका सटीक मतलब बताना है। नो बडीज फूल मतलब कोई मूर्ख नहीं है, कोई ऐसा जिसको आप आसानी से ट्रिक नहीं कर सकते, या फिर उसको आप आसानी से डिसीव्ड नहीं कर सकते, उसको आप पागल नहीं बना सकते। तो नॉट इजीली डिसीव्ड वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा। नो बडीज फूल का मतलब एक आदमी को दर्शाता है जो कि इतना समझदार है कि वो दूसरे लोग उसका पागल बनाए, उसको वो अवॉइड कर सके। ठीक है, अगला सवाल है, फिर से ईडियम दिया गया है, अ डाइम अ डजन। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आया है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि क्या है, बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब कोई चीज जो कि स्पेशल नहीं है, उसको अ डाइम अ डजन मतलब, हाँ ठीक है, होते हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत देखे हैं मैंने। तो ये क्या कर रहा है ना, ये डाइम अ डजन एक आइटम को इंप्लाई कर रहा है, एक आइटम के बारे में बता रहा है कि भाई इसकी जो वैल्यू है उतनी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं, मार्केट में बहुत मिल जाते हैं। तो समथिंग कॉमन है, नॉट स्पेशल वाला जो ऑप्शन है, डायमंड डजन वाला ऑप्शन सही कर देता। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। पर्यायवाची आपको बताना है, वो क्या है, पैरामाउंट। पैरामाउंट आपने सुना होगा, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा सर्वोच्च है, अपने हाईएस्ट लेवल पे है। तो यहां पर जो एक वर्ड दिया गया है सिनोनिम के रूप में, वो सुप्रीम दिया गया है। सुप्रीम का मतलब भी हो जाता है कि अपनी अथॉरिटी में या फिर रैंक में कहा हो, सबसे ऊपर हो, तो वो क्या है, सुप्रीम है ना। पैरामाउंट का भी मतलब यही है कि आप अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ट्रिवियल एक वर्ड यहां पर दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जो तुच्छ हो, मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना के बराबर है, इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बहुत कम वैल्यू है। वो लिटरल आपने वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, मतलब किसी चीज को जब आप अपना, जैसे लोन है, उस लोन को चुकाने के लिए अगर आप अपनी सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं, तो आपका क्या है, वो एक कोलेटरल है। जैसे कहते नहीं है कि जब कोई हाईजैक वगैरह कर लेते हैं ट्रेन को, तो कहते हैं कोलैटरल डैमेज। तो वो लोगों को बंदी बनाकर कुछ अपने डिमांड रख रहे होते हैं, तो जिन लोगों को उन्होंने बंदी बनाया होता है, अगर वो उनको मारने लगता है, तो वो क्या है, कोलैटरल डैमेज है, कि जो चीज थी उसको हमने डैमेज कर दिया। तो कोई चीज जो कि आपने क्या करी है, प्लेज करी है, क्या करने के लिए, अपना लोन रिपे करने के लिए, या फिर कोई चीज चुकाने के लिए। ठीक है, इंफीरियर का मतलब सबको पता है, कोई जो निम्न है, मतलब रैंक उसकी कम है, उसका स्टेटस कम है, उसकी क्वालिटी छोटी है, तो उसको मैं इंफीरियर कहूंगा। अगला है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि किस सेगमेंट में गलती है। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। बस सीक्रेट आएगा या सीक्रेटली आएगा, दिस सीक्रेटली आता ना, दिस सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन। तो इस वाले ऑप्शन में गलती हो जाती है। भाई सीक्रेटली मतलब चुपचाप निकल रहे हैं, सीक्रेट थोड़े ना इसमें आपका आएगा। ठीक है ना, तो एडवर्ब होगा ना यहाँ पर, जो कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो इस सीक्रेटली वाला आता है यहाँ पर। चलिए भाई, क्लोज टेस्ट आ गया है आपका, क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ते हैं। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
इट हैज कम एज अ सरप्राइज डैश scheduled tribes who are dash the most marginalized groups of the country. The Adivasis of India have been dash socially, economy and culturally. Despite various efforts taken by the government of India, they are still under dash and suffering. Therefore, the dash a leader from a marginalized community or a group does not indicate that now the entire community will be uplifted. However, this kind of move may bring certain changes in the status of the Adivasis. भाई देखो इन्होंने आपके क्लोज टेस्ट के अंदर इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि आदिवासी से अगर कोई व्यक्ति या फिर किसी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, उनका उत्थान हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ है तो उससे हो सकता है कि कुछ चेंजेस सोसाइटी के अंदर आए, है ना? पहला वाला विकल्प भरना है भाई। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हैज कम एज अ सरप्राइज। यहां पर डैश है शेड्यूल ट्राइब्स एट ऑफ इन और टू। आप लोग मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर रिलेशन ढूंढना है किसमें, कि सरप्राइज और जो शेड्यूल ट्राइब्स का ग्रुप्स है उनके बीच में। तो सरप्राइज टू शेड्यूल ट्राइब्स, टू शेड्यूल ट्राइब्स आएगा ना। इट हैज कम टू अ सरप्राइज टू शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो सरप्राइज है कि एक व्यक्ति इनकी कम्युनिटी से प्रेसिडेंट बन गया है ना। अ सरप्राइज टू समवन, ये एक सही ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो यहाँ पर टू आएगा, यानी कि ये वाला जो आपका विकल्प डी था वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, अच्छा जी, पहला हमने फिल कर दिया है तो यहाँ पर हम भर देते हैं भाई टू। इट हैज कम एज अ सरप्राइज टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। अब इस पैसेज के अंदर आपको क्या पता चल रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पोजीशन है हमारे देश के अंदर, उसकी पोजीशन के बारे में हाईलाइट कर रहा है। हमारे देश के अंदर मार्जिनलाइज ग्रुप की जो हालत है उसको बता रहा है। तो आप इन चार में से ढूंढो, देयरफॉर द्रो अमंग या ऑन टू। भाई इसमें से एक ऐसा वर्ड आएगा ना जो कि ये बताएगा कि ये जो आपका ग्रुप है वो एक देश के अंदर एक कैटेगरी है, इसकी शेड्यूल ट्राइब्स की। तो यहां पर अमंग वाला ऑप्शन सही नहीं आएगा। हु आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, है कि नहीं? अमंग वाला ऑप्शन यहां पर आएगा जो कि हमारे देश के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उसमें से शेड्यूल ट्राइब्स को एक निकाल कर बता रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे आता है। तो यहां पर आपका टू आ गया, यहां पर आपका अमंग आ गया। दी आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन सोशली, इकोनॉमी एंड कल्चरली। तो ये पैसेज क्या डिस्कस कर रहा था, जो आदिवासीज हैं उनके बारे में बता रहा है ना कि उनको डिसएडवांटेज रहा है सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, उनको डिसएडवांटेज इसमें दिखाया जा रहा है। तो आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन मार्जिनलाइज्ड सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। मार्जिनलाइज्ड सबसे अच्छा इसमें वर्ड सेट होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे दायरे तक पुश कर दिए जा चुके हैं जहां पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हैं। तो ये आदिवासीज ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, मार्जिनलाइज कर दिया गया, अलग कर दिया गया सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। तो मार्जिनलाइज्ड वाला ऑप्शन इसमें सटीक बैठता। चलिए आगे आएंगे। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर स्टिल अंडर एंड सफरिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या डिस्कस कर रहा है, एक सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज जो कि आदिवासी फेस कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है हमारे देश के अंदर आदिवासी, उनके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो इन चार में आप देखिए जरा, अबंडेंस, रिवर, पॉवर्टी और फॉरेस्ट। जो सबसे सटीक नाउन यहां पर इंडिकेट करेगी इस कंडीशन को, जो कि सोशो इकोनॉमिक स्ट्रगल को आप लोगों को रिफ्लेक्ट करेगी, वो क्या पॉवर्टी नहीं होगी? दे आर स्टिल अंडर पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो ये वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। चलिए, देयर फोर द वॉट अ लीडर फ्रॉम मार्जिनलाइज। तो ये पैसेज हमें क्या बता रहा है कि सिर्फ इसलिए कि एक लीडर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से या फिर एक ग्रुप से प्रमोट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिटी भी अपने आप में क्या हो जाएगी, एज अ होल ग्रो कर जाएगी।
तो यहां पर एलिवेशन ऑफ, रिजेक्शन ऑफ, प्रेसिडेंट ऑफ, एक्सक्लूजन ऑफ, देयरफॉर द एलिवेशन ऑफ अ लीडर, यानी कि लीडर का उठकर आना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी का उठकर आना, किसी का लिफ्ट होना, एक हायर पोजीशन पर आना, एक हायर स्टेटस पर आना। तो एलिवेशन ऑफ अ लीडर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ग्रुप डज नॉट इंडिकेट दैट हाउ नाउ द एंटायर कंट्री विल बी अपलिफ्टेड। ए वाला ऑप्शन इसमें सटीक बैठता। तो भाई ये थी आपकी 25 सवालों की डिस्कशन, और शिफ्ट थी हमारी 11 सितंबर की, शिफ्ट नंबर 3। आई होप मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आप लोगों को। आप लोगों के लिए पूरा का पूरा डिस्कशन एसएससी सीजीएल के पेपर्स का इस यूट्यूब पर दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, आपको सारे के सारे शिफ्ट के डिस्कशन मिल जाएंगे। आप अगर लास्ट टाइम पर भी ये प्लेलिस्ट को देखते हैं तो कितना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। आप ट्राई जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, कुछ भी आपकी राय हो, फीडबैक हो, जो भी आपको कहना है कमेंट करके जरूर कहिएगा। फ्रेंड्स के साथ आप अपनी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी ये मेरा ऐप है AD24, इसको डाउनलोड करके इस पर आपके लिए जो हेल्पफुल चीज़ है उनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बाकी मैं अगली क्लास में मिलता हूँ। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।